Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another small finance bank, that is Equitas Small Finance Bank. ठीक है, we have already looked at सूर्योदय का रिजल्ट देख लिया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट देखा है, उज्जीवन एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर Equitas. अभी इनका भी अगर देखो सिमिलर प्रॉब्लम है टू अनदर स्मॉल फाइनेंस बैंक. क्या प्रॉब्लम है? सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर कि यहाँ पे एसेट क्वालिटी सब ख़राब हुआ है, डेलिंक्वेंसी बढ़ गए, डिसबर्समेंट्स में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है. अभी रिसेंटली मतलब लास्ट एक साल से जो कस्टमर ओवर लेवरेज का प्रॉब्लम था, ठीक है, इट इज़ नाउ इम्प्रूविंग. बट अभी देखो ऐसा है कि जब प्रॉब्लम हुआ तो सम ऑफ द प्लेयर्स स्टार्टेड रिपोर्टिंग बैड नंबर्स स्टार्टिंग में. ठीक है, मतलब जब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था तब से भी ख़राब कर रहे हैं. एंड अभी तो मतलब इम्पैक्ट तो ग्रेजुअली सबको हुआ. एंड अभी जो रिकवरी है, ठीक है, यहाँ पे भी सम ऑफ द प्लेयर्स आर रिकवरिंग फास्टर कंपेयर टू द अदर्स. ठीक है, तो वो भी हमें देखना है कौन सा ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकवर कर रहा है एंड कौन सा नहीं. अभी आप देखो एग्जांपल लूँ तो माइक्रो फाइनेंस NBFC स्पेस, ठीक है, जहाँ पे देर आर प्लेयर्स लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन फाइनेंस, स्पंदना स्फूर्ति. तो फ्यूजन एंड स्पंदना स्फूर्ति जो है उनको स्टार्टिंग में इम्पैक्ट होना चालू हुआ है. ठीक है, इनको लॉस रिपोर्ट करना ला मतलब सीधा मतलब एक क्वार्टर भी थोड़ा बिल्कुल मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ एंड वहाँ पे भी उन्होंने लॉस रिपोर्ट कर दिया. बट प्लेयर्स लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, मुथूट माइक्रो फाइनेंस एंड अरमान, ठीक है, दे विथहोल्ड द स्टॉर्म एंड वो उनको भी लॉस इवेंचुअली रिपोर्ट तो करना ही पड़ा. बट उनको इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ कंपेयरिंग टू स्पंदना स्फूर्ति एंड फ्यूजन फाइनेंस. ठीक है, उनको फिर क्रेडिट रेटिंग, उनका जो रेटिंग होता है वो भी डाउनग्रेड हो गया क्योंकि आपने उतना मतलब कितना प्रोविजन कर दिया, कितना लॉस बता दिया एंड आपका पूरा नेटवर्थ कंपनी का बुक वैल्यू कम हो गया. ठीक है, मतलब लॉस रिपोर्ट कर दिया, तो दैट इज़ अ बिग इशू. एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक में सिमिलर जो फ्यूजन एंड स्पंदना का जो हाल था इन द माइक्रो फाइनेंस NBFC वाले सेक्टर, यहाँ पे देखो तो इट इज़ सिमिलर टू ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो सबसे बुरा इम्पैक्ट उनको है. एंड द सेकंड इज उत्कर्ष. ठीक है, उत्कर्ष का भी मतलब बहुत ख़राब नंबर्स आए दिस टाइम एज वेल. ठीक है, लास्ट क्वार्टर भी आया था, दिस टाइम ऑल्सो उनका नंबर्स आर वेरी बैड. तो इक्विटास थोड़ा बेटर है इनसे. इनका ग्रोथ भी मतलब ऑफकोर्स सबका ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है क्योंकि सब अभी कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स. ठीक है, 3-4 ने लास्ट एक साल से कलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे. अभी ग्रेजुअली 1-2 महीने से डिसबर्समेंट्स में थोड़ा ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आ रहा है. तो 18 स्टेट्स में प्रेजेंट है इक्विटास. इनका AUM का साइज़ कितना है? अराउंड 37,000 करोड़ का AUM का साइज़ है. एंड ग्रोथ कितना है AUM में? ग्रोथ 8% का आसपास का AUM का ग्रोथ हुआ. ठीक है, लाइबिलिटी साइड में अगर देखूँ तो डिपॉजिट में ग्रोथ है अराउंड 18%. कासा रेशियो इनका अराउंड 29% के आसपास है, तो दैट इज़ स्ट्रॉन्ग. ठीक है, एंड वो ग्रेजुअली इम्प्रूव भी कर रहे हैं. एंड दे उनका अगर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का भी मिक्स देखो ना, सिक्योर्ड एसेट्स में आपके होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर लोन्स, MSME सिक्योर्ड MSME लोन्स, तो हाउसिंग फाइनेंस वाला सेगमेंट. तो टोटल उनका अगर देखूँ तो सिक्योर्ड बुक एज ऑफ Q1 एंडेड FY26 इज 91% सिक्योर्ड हो गया. ठीक है, लास्ट ईयर अगर आप देखो तो Q1 ऑफ FY25 में YOY अगर देखो इट वाज अराउंड 83% सिक्योर था. तो वो भी मतलब सिक्योर्ड वाला सेगमेंट ही सब बढ़ा रहे हैं अभी क्योंकि सबका अभी मार्जिन में कंप्रेशर है क्योंकि एक अनसिक्योर्ड में तो प्रॉब्लम है, इसलिए सबका मार्जिन कंप्रेस हो गया क्योंकि एज दे आर गोइंग टू अ लो यील्डिंग प्रोडक्ट. ठीक है, अनसिक्योर्ड में आप ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो टू द कस्टमर्स क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है, क्योंकि कस्टमर भाग जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यू कैन चार्ज हायर रेट. एंड सिक्योर्ड में ऐसा नहीं है कि मतलब यू कैन चार्ज बट नॉट एट अ रेट एट विच यू इनसिक्योर्ड में जो लेंड होता है. ठीक है, तो अभी अराउंड 91% सिक्योर्ड हो गया. एंड अभी यहाँ पे उन्होंने बोला ये अभी उधर ही स्टेबलाइज होगा, तो मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मिक्स वुड बी 90-10 के आसपास ही, 10% अनसिक्योर्ड विच इज़ आप देखो ये आपका ये माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला. एंड दूसरा जो हो गया आपका अनसिक्योर्ड में आ गया आपका व्हीकल फाइनेंसिंग हो गया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, फिर MSME स्मॉल बिजनेस लोन हो गया. ये सब जो सेगमेंट है सबसे बड़ा सेगमेंट उनका स्मॉल बिजनेस लोन वाला, 45% कंट्रीब्यूशन टू द AUM वहाँ से आता है. हाउसिंग फाइनेंस वाला इज़ अराउंड 13%, व्हीकल फाइनेंस 25%, माइक्रो फाइनेंस जो अनसिक्योर्ड है दैट इज़ 9-10%. MSME एंड NBFCs को भी लेंड करता है डायरेक्टली, तो वो मिनिमम है. ठीक है, 5-6% वहाँ से आता है. अभी इनको ये क्वार्टर दे रिपोर्टेड लॉस. ठीक है, अभी एक लॉस रिपोर्ट किया वन बिकॉज उनको प्रॉब्लम हो गया था. उन्होंने क्या किया ये टाइम, उनका जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स होता है, ठीक है, क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले.
प्रोविजंस हमको करना पड़ता है कि जब भी हमें थोड़ा पैसा पहले से साइड पे रखना पड़ता है, कभी भी कोई अमाउंट हम लोन दे, ठीक है, अगर सिक्योर्ड है तो हम कम पैसा साइड पे रख दें, क्योंकि अगर कस्टमर भाग गया तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो हम पहले से थोड़ा पैसा साइड पे रख देते हैं कि अगर वो भाग भी जाए तो वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दैट मनी फॉर दैट कस्टमर, ठीक है। तो थोड़ा पैसा साइड पे रखना है, बस उतना ही समझना है। तो क्या हुआ, अगर आपका सिक्योर्ड होता है तो देर इज़ सम परसेंटेज कि आपको रखना पड़ता है ऑन साइड, ठीक है। अगर कस्टमर ने अगर एक EMI पे नहीं किया, दूसरा EMI पे नहीं किया, तो आपको ज़्यादा ग्रेजुअली प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर एसेट GNPA बन गया कस्टमर, ठीक है, जो मतलब डाउटफुल एसेट बन जाता है, सब स्टैंडर्ड एसेट जो बोलना है आपको, ठीक है, मतलब 1 साल हो जाता है आपका, अगर आपके इफ़ यू डोंट पे द EMI फॉर 3 मंथ्स, द पूरा जो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस द एक्रूड इंटरेस्ट जो है दैट वुड बिकम योर GNPA, ठीक है। अगर अगर आपका 3 महीना हो गया, ठीक है, 3 मंथ्स पास एंड उसके बाद भी और 1 साल, ठीक है, वो पीरियड के लिए इट इज़ काउंटेड एज अ सब स्टैंडर्ड एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट में आपको फ्यू परसेंटेज आपको मतलब प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर सिक्योर्ड है तो ज़्यादा करना, सिक्योर्ड है तो कम करना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड तो ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद डाउटफुल एसेट में कन्वर्ट होता है, फिर डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, मतलब बहुत सारे होते हैं ऐसे। इफ़ यू वांट टू नो, मतलब इफ़ यू वांट टू गो इन डिटेल, आई हैव मेड अ एक्सक्लूसिव कोर्स, अगर आप देखो तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपको पूरा मतलब लेंडिंग सेक्टर्स पूरा समझ आ जाएगा, क्या देखना है, एसेट क्वालिटी क्या होता है, GNPA मूवमेंट क्या होता है, आपका P2P एनालिसिस भी किया है पूरे सेक्टर। आप ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज दैट आई हैव कवर्ड इन द लेंडिंग स्पेस, जो भी फ्रॉम बैंक्स ले लो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ले लो, माइक्रो फाइनेंस NBFCs, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक्स, डाइवर्सिफाइड NBFCs ले लो, MSME लेंडर्स ले लो, everything I have covered. I have covered almost around 80 to 100 companies in that मतलब कोर्स है, ठीक है। 6-7 घंटे के आसपास का कोर्स है, 6-7 घंटे का। यू विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनर, क्या आपको देखना है, कुछ आपको नो नीड ऑफ एनी CA डिग्री, CFA कुछ नहीं चाहिए आपको, खाली एक ओपन माइंडसेट का आओ, ओपन माइंडसेट के साथ आओ एंड यू रजिस्टर द लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर उनको ये टाइम क्यों लॉस, क्योंकि एज ए टोल्ड उनको प्रोविजनिंग नॉर्म्स बढ़ा लिए एंड स्टैंडर्ड प्रोविजन बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने एक्सेलरेटेड प्रोविजंस करते हैं। वो क्या होता है वो भी समझ लेते हैं कि जब भी उनको है ना एक्चुअली लाइसेंस चाहिए फॉर बिकमिंग अ यूनिवर्सल बैंक, तो उसके लिए भी एक रूल्स है कि आपका GNPA शुड बी लेस देन 3% एंड NNPA शुड बी लेस देन 1% फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। तो मतलब GNPA माइनस आपका जो प्रोविजन होता है दैट इक्वल्स NNPA। तो अगर NNPA अगर 1% के ऊपर जाता है, ठीक है, उनके अगर जाता था तो उनको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई हमें, और इसलिए दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेटेड प्रोविजन, ठीक है। तो टू कीप NNPA लेस देन 1, ठीक है। अगर आपका GNPA 100 रुपया है, ठीक है, अगर आपका GNPA 100 रुपया है एंड आपने अगर समझ लो अगर अपना GNPA 100 रुपया एंड आपको NNPA करना है, आपको 50 के नीचे करना है, ठीक है, बट अभी तक वो अराउंड 70 आ रहा है, तो आपको 30 रुपीज़ तो यू हैव प्रोवाइडेड, तो आपको और 20 रुपीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा टू कीप दैट NNPA लेस देन और इक्वल टू 1%, बस उतना ही समझना है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है, कॉस्ट टू इनकम बेसिकली अगर आपका इनकम इज 100 रुपीज़, आपका कॉस्ट लाइक आपका रेंट, सैलरी, कस्टमर को देना है, ब्रांच आपने खोला है, ठीक है, नया एम्प्लॉय को ट्रेनिंग जो भी है, ठीक है, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट सब निकाल के अगर आपका कॉस्ट इज 70 रुपीज़, कॉस्ट टू इनकम हो गया 70%। तो इनका कॉस्ट टू इनकम भी बढ़ गया था, अराउंड 71% हो गया वर्सेस 70% क्वार्टर इतना हाई क्यों हो गया बेसिकली, क्योंकि एक तो आपका डिनोमिनेटर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इनकम कम हो गया है सबका, लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट इनकम कम हो गया, AUM में ग्रोथ उतना आ नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि पहले कैसा था कि ये सेक्टर में जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, अगर 100 एम्प्लॉय है, दे वर द वन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन के लिए भी, मतलब डिसबर्समेंट के लिए भी उनका काम था, एंड वो पैसा रिकवर करने के लिए भी, कलेक्ट करने के लिए सेम ही एम्प्लॉय था। बट अभी एज अ प्रेशर राइज, क्योंकि मतलब कोई पे नहीं कर रहा था टाइम पे, तो उन्होंने 2 सेपरेट टीम बना दिए, तो मतलब नए हायरिंग्स किए, नए कलेक्शन ऑफिसर्स, रिकवरी ऑफिसर्स जो बोलना है, दे ऑनबोर्डेड देम एंड इसलिए उनको एम्प्लॉय का कॉस्ट बढ़ गया, ट्रेनिंग का कॉस्ट बढ़ गया। तो इसलिए आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो सबका एलिवेटेड है अक्रॉस ऑल द सेक्टर, अक्रॉस ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड माइक्रो फाइनेंस NBFC। जिसको भी माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा एक्सपोजर है वो सबको प्रॉब्लम हुआ है। निम्स भी अगर देखो तो निम्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अराउंड 6.55 हो गया वर्सेस 7.97। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एज आई टोल्ड यील्ड कम हो गया है ऑन देयर, यील्ड उनका कम हो रहा है, क्योंकि मतलब दे आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स योर सिक्योर्ड वाला सेगमेंट, ठीक है। सिक्योर्ड में यू कैन नॉट चार्ज द कस्टमर्स हायर रेट, तो एज दे मूव टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स सिक्योर्ड रेट, इसलिए उनका निम्स कंप्रेस हो, बट उन्होंने बोला अभी इट वुड स्टेबलाइज
तो अभी जो मिक्स है, क्योंकि वो भी 90-10 के रेशियो के आसपास ही रहेगा, 90% सिक्योर, 10% अनसिक्योर, तो इसलिए लॉस बता दिया। एंड क्रेडिट कॉस्ट उनका था 6.5%, ठीक है। सबका बढ़ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली इनका ही बढ़ा है। एंड इनका मेन अभी हमको देखना है कि ग्रोथ का गाइडेंस क्या दिया, ठीक है। अभी ये सेक्टर में द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर एज पर द गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस एज पर द गाइडेंस, दैट इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, दैट इज गाइडिंग 30-35% ग्रोथ इन AUM इन FY26। सेकेंड फास्टेस्ट अगर देखूँ तो दैट वुड बी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो बोल रहा है 20% के आसपास का ग्रोथ आएगा इन FY26। उसके बाद आता है इक्विटास, दैट इज गाइडिंग मिड टीन्स ग्रोथ, मतलब मिड टीन्स होता है 15% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ आएगा इन FY26। तो दैट इज लिटल लेस अगर आप देखो दूसरे कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि इनका भी पहले ग्रोथ 25-30% आता था, वो अभी ग्रेजुअली स्लो होकर 15% हो गया। ऑफकोर्स सबको प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं खाली इनको ही हो रहा है। तो ऑफकोर्स मतलब एंड दे आर एक्सपेक्टिंग ये जो स्ट्रेस है इन दर माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, दैट वुड स्टेबलाइज इन Q2 एंड Q3 के आसपास से Q3 Q4 तक ग्रोथ आना चालू हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये अभी कंसोलिडेशन फेज में। अभी देखो ऐसा है कि जब किसी को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मतलब इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस देयर वुड बी सम प्लेयर्स दैट वुड डू बेटर कंपेयर टू अदर्स। तो मतलब जिसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ वो रिकवर में भी उसको रिकवरी भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एंड जिसको ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उसको मतलब उसका बुक क्लीन करने में भी टाइम लगेगा। तो ईसाफ एंड ये सब जो है, ईसाफ एंड उत्कर्ष स्पेशली देखो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विटास, द थर्ड अगर देखो वर्स्ट प्लेयर इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला सेगमेंट। एंड टॉप पे तो मतलब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का इतना एक्सपोजर है ही नहीं, ठीक है, इन द स्मॉल माइक्रो फाइनेंस 5-6% के आसपास ही सूर्योदय का अच्छा खासा है, बट दे आर ऑल्सो गाइडिंग फॉर स्ट्रॉन्ग नंबर्स, तो वो भी देखना पड़ेगा। एंड अभी तक ये सेगमेंट में एज पर एग्जीक्यूशन भी देखो, ठीक है, तो 20% का ग्रोथ आया सूर्योदय का, विच इज़ द हाइजेस्ट अमंग ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले सेक्टर, क्योंकि ग्रोथ पूरा गायब भी हो गया था लास्ट ईयर। अगर आप देखो ना, ग्रोथ पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, किसी का ग्रोथ नहीं आया, तो इसलिए ग्रेजुअली इंप्रूव आता है, ठीक है, ग्रोथ में भी। तो 20 से उनका गाइडेंस इज 30-35, तो H2 में दे हैव टू ग्रो 40% प्लस, ठीक है, इन देयर टॉप लाइन, इन देयर AUM लोन बुक, क्योंकि तो ये ओवरऑल नंबर आपका अच्छा लगेगा ऑन द कंसोलिडेटेड FY26 वर्सेज FY25 का बेसिस पे, ठीक है। टॉप स्टेट्स में भी यहाँ पे तमिलनाडु है, कर्नाटका है एंड महाराष्ट्र, ठीक है, यही 3 मेन स्टेट है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, एंड वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, जो गार्ड रेल्स बन गए थे, ठीक है, एमफिन गार्ड रेल्स जो इम्प्लीमेंट हुए थे कि यू कैनॉट फोर्स द नहीं एमफिन गार्ड रेल्स तो बन ही गए थे। उसके बाद वो जो बिल पास हुआ था कि यू कैनॉट फोर्स द कस्टमर टू पे, जो EMI पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बट वो था रूल फॉर द अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स, तो इनको भी थोड़ा इम्पैक्ट हो गया ग्रेजुअली उसके लिए। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को भी इम्पैक्ट हुआ। तो तमिलनाडु में अराउंड 50% के आसपास का बुक तो वहाँ से आता है, 46-50%। महाराष्ट्र अराउंड 15% है, एंड कर्नाटका अराउंड 13% के आसपास है। एंड दे एक्सपेक्ट दिस ईयर टू बी प्रॉफिटेबल, तो ये एक अच्छा है कि ये साल दे कैन बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि पहले क्वार्टर में मतलब बहुत ज़्यादा लॉस रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। यील्ड कंप्रेस हो रहा है, उनका यील्ड इज अराउंड 16% वर्सेज 16.3 क्वार्टर। कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा एक बेनिफिट सबको मिलेगा, क्योंकि जो RBI ने जो रेपो रेट के कट किए, दैट वुड हेल्प देम टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ फंड जो ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए दे कैन बोरो मनी एट अ चीपर रेट, तो इसलिए थोड़ा निम स्प्रेड में थोड़ा इम्पैक्ट तो आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स तो चेंज हो रहा है, बट थोड़ा कम इम्पैक्ट रहेगा अभी। एंड दे आर ऑल्सो टेलिंग कि अभी डिसबर्समेंट्स पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जुलाई में दे डिसबर्स्ड अराउंड 1500 करोड़, एंड मंथली डिसबर्समेंट्स का बात कर रहा हूँ, तो इट कम्स टू 4500 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट आ जाता है। एंड उनका मंथली एवरेज होता है अराउंड 1000 करोड़, 1100, तो अराउंड 3000 पकड़ लो। तो वो भी ग्रोथ आ गया अराउंड आपका 20-25% का आपका डिसबर्समेंट में ग्रोथ आ रहा है ऑन अ मंथली बेसिस, मतलब इमीडिएट बेसिस अगर आप देखो तो उन्होंने जो नंबर्स दिए। एंड 50 ब्रांचेज ऐड करने वाले इन FY26। लोन बुक का ग्रोथ ऑफ अराउंड 15-16%। सिक्योर्ड लोन बुक विल ग्रो एट 20% प्लस, क्योंकि वो वहाँ पे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अनसिक्योर्ड में तो डी ग्रोथ आ रहा है सबका। एंड लॉन्ग टर्म का अगर उनका देखो, क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इज अराउंड 1-1.5%। एंड 2 ईयर्स के लिए उनका अभी फ्रॉम 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो उनका अराउंड अभी 60-70% के आसपास है, वो बोल रहे हैं अभी 60-65 हो जाएगा, तो उनका इम्प्रूवमेंट वहाँ पे आ सकता है। एंड और एक इम्प्रूवमेंट अगर देखो तो दैट इज उनका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी। क्या होता है एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी? द कस्टमर्स जो अभी तक टाइम पे कर रहे थे, मतलब एग्जांपल ले लो तो
जो भी जिसका कोई ईएमआई बाकी नहीं है, कोई ओवरड्यू पेमेंट नहीं है, ठीक है, वो कस्टमर को अगर हम कैलकुलेट करें कि वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स रहा है, वहाँ पे अगर अगर 100 लोग का 100 अगर इफ़ यू हैव 200 कस्टमर्स, उसमें से 100 कस्टमर आर ओनली देयर फॉर दैट आर पेइंग देयर ईएमआईज ऑन टाइम, ठीक है। तो वो नंबर के वो बाय टेकिंग दैट नंबर इन डिनोमिनेटर, एंड चलो समझ लो इन सितंबर में 100 कस्टमर्स जो थे जो टाइम पे कर रहे थे, उसमें से खाली 95 लोग ने ईएमआई टाइम पे किया फॉर दैट मंथ, ठीक है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी वुड बी 95%। ये मैंने आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, बट वो हमें लेना है विद द अमाउंट, ठीक है, रुपीज़ के अमाउंट वैल्यू के टर्म में लेना है। मैंने आपको खाली वो आपको नंबर के टर्म में बोला, जो वॉल्यूम के टर्म में, इन द नंबर ऑफ कस्टमर्स। बट सिमिलरली अगर 100 करोड़ आपको कलेक्ट करना है जो कस्टमर से, ओनली यू गॉट अराउंड 95 करोड़, तो दैट इज आपका 95% कलेक्शन एफिशिएंसी। तो हमें डायरेक्शन देखना है, वो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। जून में अराउंड 98.6% के आसपास तक एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी, एंड वो जुलाई में अराउंड 99.1% हो गया, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग ऊपर जा रहा है, ठीक है। 99.5% के अगर ऊपर जा रहा है तो वो दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि भाई द साइकिल हैज बॉटम्ड आउट, साइकिल बॉटम आउट हो ही गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपका एसेट क्वालिटी। बट अभी ग्रोथ के टर्म्स में हमें देखना पड़ेगा कैसे कैसे ग्रोथ आता है, क्योंकि सबका प्लेयर्स का ऑल द प्लेयर्स आर रिकवरिंग बिट स्लोअर कंपेयर टू जो लास्ट माइक्रो फाइनेंस साइकिल जो हुआ था उससे अगर कंपेयर करूँ तो, ठीक है। एंड एमएफआई बुक में दे हैव टोल्ड वो अभी स्टेबलाइज हो जाएगा गोइंग अहेड। तो ठीक है, मतलब ये सेक्टर में जो 6-7 कंपनी में से सूर्योदय इज गोइंग द बेस्ट, ठीक है, जिसका गाइडेंस भी अच्छा है, उसका सबसे अच्छा ग्रोथ है Q1, ठीक है, जब थोड़ा प्रॉब्लम स्टिल देयर, ठीक है। H2 में दे आर एक्सपेक्टिंग ऑल द बैंक्स, ऑल द एनबीएफसी जिसका एमएफआई में एक्सपोजर ज़्यादा है, दे आर एक्सपेक्टिंग रिकवरी, फास्ट स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन H2, ठीक है। तो Q1 में भी H2 इज बेसिकली Q3 Q4, तो सूर्योदय इज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। फिर आता है आपका एयू स्मॉल फाइनेंस, फिर जना स्मॉल फाइनेंस आ सकता है, एंड देन कम्स कैपिटल स्मॉल फाइनेंस को क्यों मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि उनका तो माइक्रो फाइनेंस में एक्सपोजर है ही नहीं, ठीक है। 0.2% एक्सपोजर है, वो भी इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब उसने कोई एनबीएफसी को लेंड किया एंड एनबीएफसी ने डायरेक्टली कोई माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स को लेंड किया इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। तो उनका ग्रोथ भी 16% ही है, ठीक है, उतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। उसके बाद उज्जीवन आता है अराउंड 11-12% का ग्रोथ, उनका गाइडेंस इज टू ग्रो बाय 20% के आसपास। उनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी है टू ग्रो टू 1 लाख करोड़ का ईवीएम पहुंचना बाय FY30, तो दैट कम्स टू कैगर ऑफ 25%। थोड़ा मीडियम टर्म अगर देखो, थोड़ा पर्सपेक्टिव लूँ तो, ठीक है। तो एंड उसके बाद इक्विटास जिसका अराउंड 8% का ग्रोथ है। उत्कर्ष का मतलब बहुत खराब रिजल्ट है, ठीक है। उत्कर्ष का आई गेस ग्रोथ इज अराउंड 1-2% के आसपास का ही ग्रोथ है उत्कर्ष में, और ईसाफ में भी 1% के आसपास का ही एयूएम में ग्रोथ है, ठीक है। मतलब बहुत ही खराब नंबर है, एंड वहाँ पे एसेट क्वालिटी भी सबका बहुत खराब है, एंड इम्प्रूवमेंट अभी उन्होंने बोला दे आर इन होप कि भाई इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन जना उत्कर्ष एंड ईसाफ इन द कमिंग फ्यू डेज, तो वो भी देख लेना, तो यू विल अंडरस्टैंड ये पूरा माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।